वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस एंड सॉल्व कर लिए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व और डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद दिस क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या कहता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, देखिए। Investigation shows that 150 cartons of ceramic capacitor were dispatched on 2nd August, but no invoice was made and the cartons were not entered in the books of account. There was no evidence of receipt of payment. What is the time of supply of the 150 cartons? छोटा सा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में टाइम ऑफ सप्लाई आपको पूछा गया है, बट सवाल ये है कि वेदर इट इज आस्किंग अबाउट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पूछ रहा है या टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पूछ रहा है। तो आपने 150 कार्टन ऑफ सिरेमिक कैपेसिटर डिस्पैच किए, उससे भी हमें समझ में आएगा कि मूवमेंट हो रहा है। दैट मीन्स इट इज अ गुड। कार्टन्स ये भी गुड्स ही है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। कुछ नहीं बोला तो आप लोगों को पूछा गया है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, राइट। सो हम लोग इसका जवाब लिखते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ब्रैकेट में फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन 12 रीड विथ notification number 66 of 2017 CT dated 15/11/2017। तो ये नोटिफिकेशन का मेंशन हमने क्यों किया? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में उसको कंसिडर करने के लिए नहीं बोला है। फॉर आइडेंटिफाइंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर आउटवर्ड सप्लाई यानी कि फॉरवर्ड चार्ज। आउटवर्ड यानी जो हम सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। इनवर्ड यानी कि जो हम रिसीव कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 12 रीड विथ नोटिफिकेशन सो एंड सो अंडर फॉरवर्ड चार्ज will be earlier of below। ठीक है। सो ए क्या है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड बी क्या है? ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। बराबर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट 150 cartons of ceramic capacitors were dispatched on 2nd August, but no invoice was made। So आपने इनवॉइस इशू ही नहीं किया। सो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और यहाँ पे डिस्पैच बोला है तो सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ड्यू डेट क्या रहेगी? द डेट ऑन विच गुड्स आर रिमूव्ड
और मूड दैट इज 2 अगस्त, राइट। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, सिंस इनवॉइस is not issued, क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल विद अस, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी ड्यू डेट for issue of invoice that is on or before गुड्स डिस्पैच किया आपने, देखिए गुड्स डिस्पैच कब किए, ऑन और बिफोर डिस्पैच ऑफ गुड्स, ऑन और बिफोर डिस्पैच ऑफ गुड्स, दैट इज, तो डिस्पैच ऑफ गुड्स कब किए थे आपने, डेट आप लोगों ने देख लिया, अगस्त 2 या फिर 2 अगस्त, राइट। सबका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, अगस्त 2 दैट इज 2 अगस्त। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों ने इनवॉइस इशू ही नहीं किया, सो इनवॉइस इज नॉट इशूड। सो बट हमें ये पता था कि ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस क्या आ सकती है, बिकॉज गुड्स का डिस्पैच का डेट आपको दिया था, तो उसे हमने यूज करके हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। और ये जो कंटेंट और ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है, यू आर सपोज टू प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द एग्जाम एज वेल। आपकी लैंग्वेज थोड़ी वेरी हो सकती है, वेरिएशन इन द लैंग्वेज इज अलाउड, बट उसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो मीनिंग है, वो सेम ही होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 4 और 3 मार्क्स एज द केस में बी, बट आई थिंक इस तरीके का क्वेश्चन मिनिमम 4 मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, an order is placed on Ram and Company on 18th August for supply of a consignment of customized shoes. Ram and Company gets the consignment ready and informs the customer and issues the invoice on 2nd December. ठीक है, the customer collects the consignment from premises of Ram and Company on 7th December and hands over the payment on the same date, which is entered in the books of account on the next day, that is 8th December. What is the time of supply of the shoes? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको टाइम ऑफ सप्लाई किसका पूछा है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ शूज। तो शूज क्या है, गुड्स है या सर्विसेज है, शूज क्या है, डू यू कॉल शूज एज गुड्स और एज सर्विसेज। तो शूज तो सर गुड्स है, तो शूज आर गुड्स, तो मुझे पूछा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। कहीं पर क्वेश्चन में बोला है क्या कि ये रिवर्स चार्ज है और समथिंग एल्स है, नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड, दैट मीन्स इट इज द क्वेश्चन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। तो ये क्वेश्चन क्या है, फॉरवर्ड चार्ज का है, ठीक है, क्वेश्चन इज फॉरवर्ड चार्ज का। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज under section 12 read with notification number 66 of 2017 is earlier of below, date of issue of invoice or due date of issue of invoice, right, or in this case invoice has to be issued on or before removal of the goods, बराबर है ना।
बिकॉज कंसाइनमेंट है, राइट। और कंसाइनमेंट का जब वो रिमूवल होगा या डिलीवरी होगा उस समय में इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और कस्टमर ने कंसाइनमेंट कलेक्ट किया है 7 दिसंबर को। तो सबसे पहले बात, तो आपने इनवॉइस कब इशू किया है 2 दिसंबर को, जबकि ड्यू डेट क्या आएगी 7 दिसंबर। सो विच एवर इज अर्लियर, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा 2 दिसंबर, राइट। तो हम लोग इसका जवाब लिख लेंगे। सो आई विल राइट द आंसर इन द थ्योरी फॉर्मेट फर्स्ट। सो व्हाट वी विल से as per notification number 66 of 2017 CT dated 15/11/2017, time of supply of goods under forward charge is earlier of date of issue of invoice and due date of issue of invoice अंडर सेक्शन 31। ठीक है, आगे हम कहेंगे नेक्स्ट व्हाट वी विल से, इन दिस केस, इन दिस केस सिंस invoice is issued before due date, time of supply will be date of issue of invoice, that is अपनी इनवॉइस का इशू क्या देखिए 2 दिसंबर, that is December 2। सर हमने इसके जवाब में वो जो पहले लिखा था ए एंड बी विच एवर इज अर्लियर, इस फॉर्मेट में क्यों नहीं लिखा, ऐसे ऐसे ही क्यों, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू कि आप इसका आंसर इस तरीके से थेरी फॉर्मेट में भी लिख सकते हो एंड इट इज ऑल्सो अलाउड। सो अगर आप इसका आंसर ऐसे थेरी फॉर्मेट में लिखते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपने जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की या जो कंटेंट जो नीडेड है या प्रोविजंस जो नीडेड है वो आपने सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया है। वन मोर थिंग, मैं वापस एक बार याद दिला दूं that you are supposed to go through the entire video first, और फिर उस वीडियो को वापस से रन करके आपको सॉल्यूशंस और आंसर्स को या प्रोविजंस या चार्ट्स को कॉपी करना है। फर्स्ट इंस्टेंस पे देखते हुए कॉपी करने का वो आई विल नॉट सजेस्ट। फर्स्ट पूरा वीडियो देख लो, अगर आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन को तो आपका आंसर और स्टैंडर्ड आंसर को कम या जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करें उसे कंपेयर कर लो, सही है तो आगे बढ़ो, गलत है तो गलती ध्यान में आ गई फिर भी आगे बढ़ो। वंस यू आर डन विद द एंटायर वीडियो फिर से उसे प्ले करो,
और फिर जो भी सॉल्यूशंस है या जो भी चार्ट्स है या जो भी प्रोविजंस है आप उनको कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोडेक्सो मिल्क कूपन्स are sold to a company on 9th August for being distributed to the employees of the said company. The coupons are valid for 6 months and can be used against purchase of food items. The employees use them in various stores for purchase of various edible items on different dates throughout the 6 months. What is the date of supply of the coupon? अब सबसे पहला बात यहाँ पर आपको पूछा क्या है, What has been asked to you, पहले आप लोग मुझे ये बताओ किस चीज का टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है। सो यहाँ पे क्या मिला है आपको, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कूपन पूछा है या डेट ऑफ सप्लाई ऑफ कूपन पूछा है। मतलब आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ क्या पूछा है, वाउचर्स पूछा है। किसका टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है, वाउचर्स का टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है। वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आता है, अगर वाउचर से इंटेंडेड सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, और अगर वाउचर से इंटेंडेड सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है मतलब एनी अदर केस, देन इट इज डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। अब यहाँ पे आपको कूपन किस चीज के लिए मिले, देखिए सोडेक्सो मील कूपन्स, सो दीज आर मील कूपन्स, खाने के कूपन्स। हम मील कूपन से कोई भी तरीके का मील परचेस कर सकते हैं, वी कैन परचेस एनी काइंड ऑफ मील, राइट। पिज्जा परचेस कर सकते हैं, बर्गर परचेस कर सकते हैं, वेज नॉन वेज और एनीथिंग। सो आप लोगों को यू डोंट नो what is the intended supply from this voucher. Since you don't know what is the intended supply from this voucher, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ दिस वाउचर्स, बराबर। इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जिस पर्टिकुलर दिन को आप इन वाउचर्स को रिडीम करोगे दैट पर्टिकुलर डे विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, बराबर। तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें, व्हाट वी विल से, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। So let's try to solve this. So हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई in case of vouchers will be date of issue of vouchers if intended supply from vouchers या voucher is identifiable at the time of issue of voucher or date of redemption of voucher in any other case, ठीक है, in any other case। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इन दिस केस any food item can be
purchased from vouchers, thus time of supply will be date of redemption of vouchers. तो जब ये वाउचर्स रिडीम हो गए उस दिन इसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। अगर क्वेश्चन में वाउचर्स का रिडम्पशन का डेट प्रोवाइड किया गया है, क्वेश्चन गिव्स यू द डेट ऑन विच दिस वाउचर्स वर रिडीम्ड, तो आप उसके आगे लिख सकते हो दैट इज, जो भी पर्टिकुलर डेट रहेगी दैट डेट यू हैव टू राइट देयर। ठीक है, तो दिस वाज रिगार्डिंग दी वाउचर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा है। सो 23 भी हो गया हमारा। ठीक है, 24 क्या कहता है, अ फर्म ऑफ लॉयर्स issued invoice for services to ABC Limited on 17th Feb. The payment is contested by ABC Limited on the ground that on account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated further appearance for which the firm is billing to the company. The dispute drags on and finally payment is made on 3rd November. Identify the time of supply of legal services. तो आपको क्या पूछा है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ लीगल सर्विसेज पूछा है। दैट मीन्स इट इज आस्किंग यू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एंड आगे बोला है लीगल सर्विसेज आर टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पूछा है, दैट इज टू ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस पूछा है। सो सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस क्या आता है, एक तो हमारे पास में जनरल रूल है और एक हमारे पास में रूल है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अब यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह तो कुछ बोला नहीं है, इंडिया की कंपनीज है, तो आपको अप्लाई करना है जनरल रूल। रिवर्स चार्ज बेसिस में रिसिपिएंट को जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करना है। एंड टाइम ऑफ सप्लाई ये भी किसको आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ रिसिपिएंट को ही आइडेंटिफाई करना है। इसलिए इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13 in reverse charge mechanism will be earlier of below date of payment by recipient or 61st day from issue of invoice। तो वो जो भी invoice का डेट है उसके बाद में 61st day we have to take it। so let's try to solve this। ठीक है, so we will try to solve this। so हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई of services under section 13 will be earlier of below। और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो बेस्ड ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, उसमें ए डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में रिसिपिएंट ने पेमेंट कब किया है, अ फर्म ऑफ लॉयर्स इशूड इनवॉइस फॉर सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड ऑन 17th Feb।
The payment is contested by ABC Limited on the ground that on account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated the further appearance for which the firm is billing to the company. The dispute drags on and finally payment is made on 3rd November. So date of payment by recipient is November 3 या फिर 3rd November. B 61st day from invoice. तो इनवॉइस के बाद में 61st डे. तो अ फर्म ऑफ लॉयर्स इश्यूज इनवॉइस ऑन 17th Feb. तो इनवॉइस कब इशू हो चुका है आपको? 17th Feb को इशू हो चुका है. सो इट विल बी 17th Feb प्लस 61 days. तो कैसे आएगा देखिए, मान के चलते हैं फरवरी 28 का है तो -17 करेंगे तो फरवरी के 11 दिन, मार्च के 31 दिन, -61 अगर करेंगे तो अप्रैल 19 आ रहा है, राइट. सो हम कैसे ले रहे हैं, वी आर टेकिंग फेब के कितने डेज लिए थे हमने, 28 - 17, फेब के 11 दिन, ठीक है, मार्च के 31 दिन, वी नीड 61 डेज, बराबर है. तो अप्रैल के कितने डेज आएंगे बैलेंस में, 19 डेज आएंगे, बराबर है. देखिए वो कैसे हो रहा है, 11 + 31 + 19, 61st डे हो रहा है, राइट. तो 61st डे विल बी अप्रैल 19. ठीक है. तो November 3 एंड अप्रैल 19, अर्लियर क्या है, अप्रैल 19, राइट. सो हम लोग यहाँ पे कहेंगे 10 या देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अप्रैल 19. ठीक है. और नीचे मैं एक नोट लिख देता हूं, नीचे हम नोट क्या लिख रहे हैं देखिए आप लोगों के नॉलेज के लिए. So what we will say, February month is considered as of 28 days. तो हमने फरवरी मंथ को कितने डेज का कंसिडर किया है, 28 डेज का किया. अगर लीप ईयर है नहीं है हमें पता नहीं है, पता होता तो हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते. बट वॉट एवर ट्रीटमेंट यू आर डूइंग जस्ट इंश्योर कि आप उसे लिख कर आओ, वरना अगर लीप ईयर है और आपने लीप ईयर कंसिडर नहीं किया, या लीप ईयर नहीं है बट आपने लीप ईयर कंसिडर किया, तो अननेसेसरी छोटे से कंफ्यूजन की वजह से या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से 4 मार्क्स को हम क्यों गवाए. तो अगर आप लीप ईयर मानते हो तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट, नहीं मानते हो तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट. ठीक है. सो यार दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन. अब आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स ट्राई टू गो थ्रू विद दिस. क्या कहता है, आई बाय अ सेट ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर फ्रॉम रिटेल स्टोर, इनवॉइस इज इश्यूड टू मी एंड आई मेक द पेमेंट. कितनी अजीब बात है ना, मैंने फर्नीचर परचेस किया, इनवॉइस मुझे मिला और मैंने ही पेमेंट भी किया, तो कोई और करने वाला था क्या. ठीक है. फिर क्या कहा है, आई बाय अ सेट ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर फ्रॉम अ रिटेल स्टोर, इनवॉइस इज इश्यूड टू मी एंड आई मेक द पेमेंट. द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड to me later in the week when technician is available to assemble and install it. The next day, the rate of tax applicable to modular furniture is revised upward. अगले दिन टैक्स का रेट इंक्रीज हो गया. And the store sends me supplementary invoice with the delivery note accompanying
the furniture to collect the differential amount of tax. Is this correct on the store's part? तो स्टोर वाले ने ये जो किया, is this correct on the store's part? क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से रीड कीजिए. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स. जो जीएसटी का रेट चेंज होता है उसके ऊपर बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन है. ठीक है. और इसका जवाब आपको बड़े इजीली मिल जाएगा कि ओल्ड रेट वाज लोअर एंड न्यू रेट इज हायर. कहा ना उसने दैट जीएसटी रेट वाज चेंज अपवर्ड. तो जीएसटी का रेट जो है वो बढ़ गया था. राइट. और मैंने इनवॉइस पहले ही मिल गया, पेमेंट पहले ही कर दिया, उसके बाद डिलीवरी हो रही है और जीएसटी का रेट बढ़ा है. तो ओल्ड रेट लगेगा या न्यू रेट लगेगा? बिकॉज अगर ओल्ड रेट लगेगा तो पहले वाला रेट चाहिए था, तो वो ऑलरेडी लगा है. तो उसने जो मुझे एक नया इनवॉइस भेजा है डिफरेंस अमाउंट कलेक्ट करने के लिए जीएसटी के नाम पे, वो गलत किया है. और अगर न्यू रेट लगना चाहिए था तो उसने करेक्ट किया है. क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कौन सा रेट लगना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू राइट डाउन योर आंसर. ठीक है. तो रीड एंड ट्राई टू राइट डाउन द आंसर, या अगर लिखा है तो एक बार फिर से सोचिए. सोच लिया? ठीक है. अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है या फिर ये जो क्वेश्चंस है इन्हें हम कहते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन. वैसे पुराने क्वेश्चंस भी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन से थे, बट यहाँ पे डेट वेट कुछ नहीं दिया, जस्ट एक डेटा दे दिया, एक इंफॉर्मेशन दे दिया और आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया. एक डेटा या इंफॉर्मेशन दे दिया एंड योर ओपिनियन इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. तो इसे हम कहते हैं इट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और वैसा हुआ तो क्यों हुआ. अब यहां पे जीएसटी का रेट चेंज हुआ. तो जब जीएसटी का रेट चेंज होता है तो हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है या फिर ओल्ड रेट या न्यू रेट का जो आइडेंटिफिकेशन है, ये डिपेंड करता है ऑन 3 इवेंट्स. 3 इवेंट्स पे डिपेंड करता है. एक है डेट ऑफ सप्लाई, एक है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एक है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. डॉस, डॉय, डॉर. अगर इन 3 इवेंट में से कोई भी 2 इवेंट, इन 3 इवेंट्स में से कोई भी 2 इवेंट्स बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स है तो हम ओल्ड रेट अप्लाई कर देंगे. कोई भी 2 इवेंट्स आफ्टर द चेंज इन द टैक्स है तो हम न्यू रेट अप्लाई करेंगे. अब यहां पे क्या हुआ देखिए. लेट अस फाइंड आउट दोस 3 इवेंट्स. आई बाय अ सेट ऑफ modular furniture from a retail store. Invoice is issued to me and I make the payment. मुझे इनवॉइस इशू किया गया एंड मैंने ही पेमेंट कर दिया. द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टू मी लेटर इन द वीक व्हेन टेक्नीशियन इज अवेलेबल टू असेंबल एंड इंस्टॉल इट. तो फर्नीचर का जो डिलीवरी है या जो सप्लाई है वो लेटर इन द वीक बाद में होने वाला है. द नेक्स्ट डे रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू मॉड्यूलर फर्नीचर इज रिवाइज्ड अपवर्ड. नेक्स्ट डे मतलब मैंने इनवॉइस तो मुझे पहले ही मिल चुका है, डे 1 को इनवॉइस मिल चुका है, डे 1 को पेमेंट कर दिया, डिलीवरी होने वाली है कभी और आगे, बट डे 2 को जीएसटी का रेट चेंज हुआ. बट 2 इवेंट्स आर हैपेंड बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स. 2 इवेंट्स तो पहले ही हो चुके हैं. तो जीएसटी का रेट जो एप्लीकेबल है वो ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल है, तो इसलिए ओल्ड रेट ही अप्लाई होना चाहिए. तो इसलिए इसने जो मुझे सप्लीमेंट्री इनवॉइस भेजा है बेस्ड ऑन द अपवर्ड रेट ऑफ जीएसटी, उसको कंसिडर करके जो सप्लीमेंट्री इनवॉइस मुझे भेजा है वो इसने करेक्ट नहीं किया, वो गलत है. राइट. सो इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे देखिए. हाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. ठीक है. सो हम लोग लिखेंगे so what we will say, in case of
in case of change in rate of tax, time of supply is to be identified अंडर सेक्शन 14। ठीक है, तो जहां पे जीएसटी अगर चेंज होगा टाइम ऑफ सप्लाई हम आइडेंटिफाई कौन सा सेक्शन में करते हैं, वी आइडेंटिफाई टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 14 हियर या इन दिस क्वेश्चन। अब जो मैं डेटा लिख रहा हूं थोड़ा उसे अलग कलर से लिखता हूं ताकि आपको उसको याद रखने में और हाईलाइट करने में आसानी होगी। इनवॉइस इज इशूड एंड पेमेंट इज मेड बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। Invoice is issued and payment is made before the change in tax rate। बराबर है, invoice is issued and payment is made before the change in the tax rate, thus old rate of GST will be applicable। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जीएसटी का कौन सा रेट लगेगा। अब हम लिखेंगे कि स्टोर ओनर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। दस इसीलिए स्टोर ओनर या स्टोर इज नॉट करेक्ट इन issuing supplementary supplementary invoice with revised tax। ठीक है, सो सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कि भाई ये प्रोविजन है, ऐसा होना चाहिए, इसलिए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। तो इसलिए स्टोर ओनर इज नॉट करेक्ट। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं generally they are asked for, these kind of questions are asked for 4 marks, and in this 4 marks you get 1 mark for your opinion। जहां पे आप कहोगे कि क्वेश्चन में जो भी पूछा है कि भाई स्टोर ओनर ने करेक्ट किया या गवर्नमेंट ने करेक्ट किया या इनकरेक्ट किया, वो जो पूछा जाएगा उसके ऊपर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट और इनकरेक्ट का जो मेंशन है या इंडिकेशन है उसके लिए भी आपको 1 मार्क मिलेगा या मोर देन 1 मार्क भी हो सकता है, बेस्ड ऑन व्हाट दे आर और बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर और व्हाट दे आर आस्किंग टू यू। सो यहाँ पे हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा कि भाई रेट चेंज हुआ, इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा अंडर सेक्शन 14 चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से। बराबर है, और उसमें क्या होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में इनवॉइस भी बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स है, पेमेंट भी बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स है, इसीलिए ओल्ड रेट ही अप्लीकेबल होना चाहिए था। तो पहले हमने ये बता दिया कि क्या होना चाहिए, उसके बाद जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ हमने उसका भी मेंशन कर दिया, सो दैट वी गेट द कंप्लीट व्यू और कंप्लीट और एंटायर मार्क्स। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड इन
raises invoice for database access on 21st February on Roy and Bansal Limited. तो एक ऑनलाइन पोर्टल है जो डेटाबेस एक्सेस के लिए एक इनवॉइस रेज करता है ऑन 21st February टू रॉयल बंसल लिमिटेड. The payment is made by Roy and Bansal Limited by a demand draft sent on 25th Feb, which is received and entered in the books of account on 28th Feb. Best Info encashes the demand draft and thereafter gives the access to the database to Roy and Bansal Limited from 3rd March. 3rd March ने आपने क्या दिया? Access दिया. In the meanwhile, the rate of tax is changed from 1st March 2017. What is the time of supply of the service of database access by Best Info? बहुत सारा डेटा दे देना आपको. कितनी अलग अलग डेट्स यहाँ पे देखिए. एक 21st February की डेट है. One date you have 21st February, another 25th February, another 28th February, फिर then you have 3rd March, then you have 1st March, और आपको पूछा है टाइम ऑफ सब, बराबर. और वो भी टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स. टैक्स का रेट चेंज कब हुआ है? 1st March को. करना क्या है और हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो आई नीड सम डेटा. डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. बस ये 3 इवेंट्स लिखो और उनकी डेट्स लिखो. यू विल ऑटोमेटिकली गेट द टाइम ऑफ सप्लाई. राइट डाउन these 3 events and respective dates. You will automatically get the time of supply. So please do it. अगर नहीं किया है तो करो, कर दिया है तो अच्छी बात है. तो क्या हुआ है क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार. तो बहुत सारी डेट्स दी आपको, राइट. 2 many डेट्स आर गिवन, राइट. तो लेट्स ट्राई टू टेक आउट सम डेटा. ठीक है. सबसे पहले डेट ऑफ पहले हम कुछ प्रोविजंस लिख लेते हैं, या चलिए फिर भी डेटा ही लिख लेते हैं पहले. डेट ऑफ प्रोविजन of service. Date of provision of service. तो सर्विस कब प्रोवाइड किया? The online portal Best Info raises invoice for database access on 21st Feb on Roy and Bansal Limited. The payment is made by Roy and Bansal Limited by demand draft sent on 25th Feb, which is received and entered in the books of account on 28th Feb. Best Info encashes the demand draft and thereafter gives access to the database to Roy and Bansal Limited on 3rd March. तो आपने सर्विस कब सप्लाई किया है? 3rd March. So your service is supplied on March 3. ये एक इवेंट हो गया. दूसरा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. ठीक है. इनवॉइस कब इशू किया? रेजेस इनवॉइस ऑन 21st Feb. तो इनवॉइस इज इशूड ऑन February 21st. और सी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट.
ठीक है, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब हुआ है देखिए। सो डिमांड ड्राफ्ट सेंट ऑन 25 Feb, तो डिमांड ड्राफ्ट कब भेजा है आपको, मुझे उससे क्या लेना देना। डिमांड ड्राफ्ट भेजने वाली डेट से मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई, डिमांड ड्राफ्ट कभी भी भेजने दो, आई हैव नो कंसर्न विद दिस। विच इज रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 28 Feb, ये मेरे काम की डेटा है, राइट। एंड उसे इन कैश भी कर लिया, और रेट चेंज हुआ है 1 March, तो जो 4 वर्किंग डेज या वर्किंग डेज वाला पंगा है वो भी हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए डेट क्या रहेंगी 28 Feb, राइट। सो लेट्स राइट दैट डेट हियर, February 28। ठीक है, तो मैंने ये डेटा लिख दिया ओनली फॉर माई इंफॉर्मेशन। So while writing this, while considering the date of receipt of payment, मैंने वो जो 4 वर्किंग डेज वाला जो क्राइटेरिया था, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन द केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, आपको एक बार दिखा देता हूँ इफ यू वांट टू सी दिस। ये जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है, इफ द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट विद इन 4 वर्किंग डेज, तो यहाँ पे विद इन 4 वर्किंग डेज ही क्रेडिट हुआ है हमारे बैंक अकाउंट में, बराबर ना, क्योंकि देखिए ना 28 Feb को मिला और हमने उसको क्या किया, उसको इन कैश भी कर लिया, बराबर है। और सॉरी, और 1 March को रेट चेंज हुआ, तो ठीक है, कोई लोड नहीं इसमें, तो हमें नाउ अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा और लिख लेता हूँ जो मैं यूज करने वाला हूँ। तो हम क्या कहेंगे, जीएसटी रेट चेंज्ड ऑन जीएसटी का रेट कब चेंज हुआ, 1 March। March 1 को जीएसटी का रेट चेंज हुआ। अब मुझे बताइए कि दो इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट, वेदर इट इज प्रायर टू द 1 March और इट इज आफ्टर द 1 March, कोई भी दो इवेंट इज प्रायर टू द 1 March और आफ्टर 1 March, तो सर ये जो दो इवेंट है ये बिफोर है, February 21 एंड March 28, राइट। सो हम लिखेंगे यहाँ पे, नाउ वी विल राइट द आंसर, व्हाट वी विल से कि सिंस डेट ऑफ issue of invoice and date of receipt of payment is prior to या फिर before change in tax rate, time of supply, will be, time of supply will be earlier of earlier of date of issue of invoice and date of receipt of payment, that is अब June 21 and Feb 28 whichever is earlier, तो क्या सॉरी Feb 21 and Feb 28 earlier क्या रहेगा, February
21, तो ये रहेगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो कुछ है नहीं, बस थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा या एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। बाकी देयर इज एज सच नो बिग डील इन दिस क्वेश्चन एज वेल। जो हमने पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे या सॉल्व किए थे उसी के जैसा ही ये भी क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। सो एक बार अगर क्विकली देखते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा बड़ा चैप्टर है, हमने इसमें क्या क्या देखा, जस्ट टू क्विकली रीलुक ऑन इट। तो सबसे पहले तो हमने समझा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है और ये कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो व्हाई वी आइडेंटिफाई टाइम ऑफ सप्लाई, बिकॉज वी सेड कि जीएसटी लॉ में टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, दैट इज ओके सर, but rate of GST will be dependent on the time of supply. And in case we have an invoice which is in the foreign currency, so its conversion into Indian rupees will be again dependent on the exchange rate applicable as on the date of supply. So time of supply में we are here to identify the date. वेटेज परस्पेक्टिव, इसका जो वेटेज है इट इज समवेयर बिटवीन 4 to 8 मार्क्स, ये भी हमें पता होना। इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी हैव सेक्शन 12 which is for time of supply of goods, section 13 which is for time of supply of services, section 14 which is for time of supply in the case of change in the rate of tax, and while reading this we have to study section 31 which talks about the invoicing rules or invoicing provisions for goods as well as services। तो ये section 31 में जो invoicing के बारे provisions दी गई है वो goods की भी दी गई है and as well as means एंड सर्विसेज की भी दी गई है। ठीक है, फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा हमने, उसमें हमने फॉरवर्ड चार्ज पढ़ा, उसमें ये अर्लियर ऑफ दिस टू इवेंट्स देखा। ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है, उसमें ये 1 2 3 4 सिनारियोज देखे। देन उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। उसके बाद we begin with or we started with the time of supply of goods and the reverse charge mechanism। हम लोगों ने आरसीएम क्या है एंड फॉरवर्ड चार्ज क्या है, इन दोनों का डिफरेंस भी समझा। फिर हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स का रूल पढ़ा, अर्लियर ऑफ दिस थ्री इवेंट्स, एंड इफ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई विद दिस थ्री इवेंट्स तो क्या रूल लगाएंगे वो भी हमने पढ़ा। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट का मीनिंग भी पढ़ा, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस किए। ठीक है, हमने ये भी देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज का अलग अलग रूल्स है, सॉरी फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में गुड्स एंड सर्विसेज का अलग अलग रूल है। बाकी वाउचर, रेसिडुअल पेनल्टी, चेंज इन द रेट एक्सेट्रा, वी हैव सिमिलर वर्डिंग्स और सिमिलर रूल्स फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। देन वी स्टार्टेड स्टडीइंग द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स। उसमें सप्लाई अगर आइडेंटिफाइबल है तो अलग रूल, सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल तो अलग रूल। इसके एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 हमने देखे। ठीक है ना, फिर उसके बाद में हमने रेसिडुअल रूल पढ़ा, उसमें रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा वो पढ़ा। फिर डिलेड पेमेंट के लिए जो पेनल्टी और एनहांसमेंट ऑफ कंसिडरेशन करते हैं उसके लिए पढ़ा। ठीक है, उसमें सिर्फ डिलेड पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करते हैं वो भी देखा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए। देन लेटर ऑन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ऑब्जेक्टिव, थियरी, प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन पार्ट, क्या क्या पूछ सकते हैं, कैसे कैसे पूछ सकते हैं, हमने उसके ऊपर भी थोड़ा हमने डिस्कशन किया। देयर आफ्टर वी स्टार्टेड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13। तो उसमें अगर इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू किया तो क्या, इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम लिमिट तो क्या, और अगर ये दोनों मेथड अप्लीकेबल नहीं है तो कैसे करेंगे वो भी हमने समझा। और इनवॉइस इशू करने की गाइडलाइंस भी पढ़ी, जनरल रूल, स्पेसिफिक रूल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर इसके ऊपर हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, और 1000 रुपीज वाला जो एक्सेप्शन है फॉर एडवांसेस अप टू ₹1000, दैट एक्सेप्शन भी हमने वो पढ़ा और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस किए। देयर आफ्टर हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें एक जनरल रूल देखा कि जो अप्लीकेबल होता है ऑल काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, चाहे वो एई के हो या नॉन एई के हो, प्लस इट इज अप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम नॉन एई। उसमें ये अर्लियर ऑफ दिस टू इवेंट्स होगा, और अगर आप इन इवेंट से नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तो नीचे एक और रूल दिया है।
और अगर आप इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करते हो फ्रॉम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज मींस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ए, उसमें क्या रूल अप्लीकेबल होगा हमने वो भी देखा। बेस्ड ऑन दिस हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया सर्विसेज में भी वाउचर के लिए क्या टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा, सर्विसेज में ही रेसिडुअल रूल क्या रहेगा, सर्विसेज में डिलेड पेमेंट अगर होगा तो उसके लिए उस डिलेड पेमेंट के जो पेनल्टी और चार्जेस हम लगाएंगे उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, हमने वो भी देखा स्पेसिफिकली रीड करके, क्योंकि हमने उसको गुड्स में डिटेल में पढ़ा था, सिमिलर वर्ड्स थे तो हमने उसका वापस से रिपीटेड वे में चार्ट नहीं बनाया। देन हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। तो ये रूल कब अप्लीकेबल रहेगा, जब ये जो रेड कलर में लिखा हुआ इवेंट ए बी एंड सी है, इन तीन इवेंट्स के बीच में अगर जीएसटी का रेट चेंज होगा तो ही सेक्शन 14 बीच में आएगा, और अगर सेक्शन 14 बीच में आएगा तो 12 एंड 13 विल नॉट बी अप्लीकेबल। सो अगर प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी डॉस के डेट पर, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट यानी कि डॉर्क पे डेट पर, और इश्यू ऑफ इनवॉइस यानी कि डॉय के डेट पर, डॉस की डेट, डॉर्क की डेट और डॉय की डेट, अगर इन तीन डेट्स के इन बिटवीन कहीं पर अगर जीएसटी का रेट चेंज होगा तो सेक्शन 14 बीच में आएगा। और अगर सेक्शन 14 बीच में आया तो एक तो ओल्ड रेट रहेगा, वन विल बी न्यू रेट रहेगा, one will be old rate and another will be new rate. So if any two events out of these three A, B and C are before the change or prior to the change तो हम old rate लगाते हैं, and if any two events are after the change तो हम क्या लगाते हैं, new rate लगाते हैं। ये भी हमने देखा है। फिर हमने डॉस, कभी टॉस नहीं हो सकता, और उसके 6 अलग अलग सिचुएशंस भी देखी है, ठीक है। और चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का एक स्पेसिफिक स्पेशल केस भी देखा है, इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। उसके बाद हम लोगों ने जो आपको प्रैक्टिस और होमवर्क के क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व किया, धीरे धीरे प्रोविजन लिखा, फिर आंसर प्रेजेंट किया, प्रोविजन एंड आंसर प्रेजेंट, प्रोविजन एंड आंसर प्रेजेंट के फॉर्मेट में सॉल्व किया। फिर जो एप्लीकेशन और थियोरेटिकल पार्ट के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं हमने वो भी सॉल्व किए, प्रोविजन आंसर के फॉर्मेट में। तो यहां तक होने के बाद we can conclude that time of supply this chapter is completed। अब आपको क्या करना है, इसको आराम से प्रैक्टिस करना है, स्टडी करना है और रीड करना है। मेरे एंड पर और मेरे लेवल पर व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर वन मोर वीडियो विथ यू जहाँ पे मैं टाइम ऑफ सप्लाई को एक बार क्विकली रिवाइज करूंगा, एंड वी विल ट्राई टू ट्रेस व्हाट आर द वेरियस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दोज आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दिस टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। और इन टर्न टिल नाउ अभी तक हमने जितना इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है उस बेसिस पर हम कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चंस को हम जज कर सकते हैं, वो भी देखने की और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो एक बार अगर आपको क्विकली बता दूं तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने बेसिक्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया है, जहाँ पे टैक्स क्या है, कौन लेवी करता है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, पावर्स कैसे है, टैक्स का पर्पस क्या है, एक्सेट्रा हमने पढ़ लिया। ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर यानी कि जीएसटी आने के पहले का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, हमने वो पढ़ लिया है। न्यू इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या है वो भी पढ़ लिया है। ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे या लिमिटेशंस थी वो भी देख लिया। न्यू इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर का क्या क्या फायदा है या एडवांटेजेस है वो भी हमने देख लिया। फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या है, वी हैव अंडरस्टूड दिस एज वेल। देन what are the goods those are included in GST and what are the goods those are not included in the GST, उसकी भी लिस्ट देख लिया। which are the taxes or what are the taxes those are subsumed or absorbed in the GST, what are the taxes not subsumed or absorbed in the GST हमने वो भी देख लिया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, हमने वो भी देख लिया। जीएसटी काउंसिल क्या है, वो किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब इसमें कौन कौन लोग मेंबर है और इसकी ड्यूटीज क्या है, हमने वो भी देख लिया। ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 101 इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है हमने वो देख लिया, कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है वो देख लिया,
इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, किसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है, किसके ऊपर सिर्फ आईजीएसटी लगता है, कॉम्पेंसेशन से इनिशियली 5 years के लिए वी हैव डन विद दिस एज वेल। देन वी स्टडीड फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, चाहे वो गुड्स रहे, सर्विसेज रहे, कंसिडरेशन रहने दो, रिसिपिएंट हुए, सप्लायर हुए, पर्सन हुए, टैक्सेबल पर्सन हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने सप्लाई भी पढ़ लिया, सप्लाई का मीनिंग क्या है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट 3 और 4 वर्ड्स है, शेड्यूल 1 क्या है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 2 गुड्स और सर्विसेज का बाइफर्केशन, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट और नोट अ सप्लाई, वो भी देख लिया। देन हमने कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, इसका मीनिंग और उसका डिफरेंस भी देख लिया, और उसके ऊपर थियरी क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो भी देख लिया। लेटर ऑन टाइम ऑफ सप्लाई भी हमारा हो चुका है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इनवॉइसिंग के रूल्स, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स एक्सेट्रा हो चुका है। मोटा मोटा तौर पे क्या क्या हमने पढ़ लिया, मैंने एक बार क्विकली आपको बताने की कोशिश किया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे रिवीजन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। क्विक रिवीजन करेंगे हम फटाफट वे में, और एक प्रीवियस अटेम्प्ट का या उसके पहले अटेम्प्ट का या जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है मेरे पास, उनको ऊपर जज करेंगे कि हम कितने मार्क्स का इस पर्टिकुलर चैप्टर से सॉल्व कर सकते हैं, एंड इफ इट इज अप्रोप्रिएट तो टिल नाउ हम कितने मार्क्स का सॉल्व कर सकते हैं, हम उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।